सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो भाई जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसकी एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है। तो आप सभी लोगों ने एग्ज़ाम डेट देख ली होगी। ठीक है, मैं भी आपको नोटिस दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो रेलवे के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया उसमें आपके एग्ज़ाम की डेट बताई गई आपको। आपका एग्ज़ाम 27 नवंबर से लेकर 16 जनवरी के बीच में चलने वाला है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, इस वजह से एग्ज़ाम बहुत लंबा चलेगा। ठीक है, और लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा। ठीक है, तो इसकी जो आपको सिटी है, जो एग्ज़ाम सिटी है वो पता लग जाएगी भाई आपकी 19/11, यानी कि आज जब ये मॉक टेस्ट आप देख रहे हो 19 तारीख को अपलोड किया जा रहा है। तो उसी दिन आपको ये पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पर है। मतलब सबको पता नहीं चलेगा। इसमें होता क्या है कि आपका एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आपकी एग्ज़ाम की सीटी जारी कर दी जाती है। ठीक है, तो ये 27 नवंबर को एग्ज़ाम अगर है तो 17 नवंबर को इसकी एग्ज़ाम सिटी आ जानी चाहिए थी। बट इन्होंने बोला है कि नहीं, 19 नवंबर को आपकी एग्ज़ाम सिटी जारी कर दी जाएगी। ठीक है, और जो एडमिट कार्ड होता है ना, ई कॉल लेटर होता है, वो आपका 4 दिन पहले आएगा एग्ज़ाम से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई होप कि आप लोगों ने अब तक देख ली होंगी। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट्स आउट हो चुकी हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए मॉक टेस्ट। जो आरआरबी ग्रुप डी के एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चंस थे, उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट टेक्स्ट बुक के मॉक से आए थे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट एज इट इज़ यहाँ पे आपके एक्चुअल एग्जाम में, जो कि 2023 का एग्जाम है ग्रुप डी का, इस एक्चुअल एग्जाम में आपके सेम क्वेश्चन देखने को आपको मिला था। इसीलिए थाउजेंड्स ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने टेक्स्ट बुक से ही प्रिपरेशन की थी, जिनमें से काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो उनमें से कुछ बच्चों का रिजल्ट। ठीक है जी, तो टेक्स्ट बुक में ऐसा क्या खास है जो उसको खास बनाता है? सबसे पहली चीज़ कि सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से इसमें आपको मिलता है 900 से ज़्यादा एग्जाम्स और 2 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट। दूसरा, इसमें आपको मिलता है डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, जिसके माध्यम से आप अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं। थर्ड, अनलिमिटेड प्रैक्टिस एंड रीअटेम्प्ट्स और सेक्शन वाइज टेस्ट, ताकि आप अपने वीक एरियाज पर काम कर सको। एंड फोर्थ, ये सभी मॉक टेस्ट आपको 12 से अधिक लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं। एंड गाइज, टेक्स्ट बुक ऐप का नया इंटरफेस काफ़ी स्मूथ और यूज़र फ्रेंडली हो गया है। मैं आपको इसका क्विक टूर करा देता हूँ ताकि आप इजीली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सको। तो जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो कि नए इंटरफेस में जो टेस्ट हैं वो कैटेगरी वाइज अरेंज्ड है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाइज, अलग अलग एग्जाम वाइज टेस्ट को अरेंज किया गया है। और वहीं अगर हम बात करें ग्रुप डी के मॉक टेस्ट की, जैसा कि आप सबको पता है कि हम ग्रुप डी स्पेसिफिक देख रहे हैं, तो अगर बात की जाए ग्रुप डी के मॉक टेस्ट की, तो अगर हम टेस्ट सीरीज में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेस्ट को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लाइव टेस्ट आपके चलते हैं, यहाँ पे मोस्ट सेव्ड क्वेश्चंस, स्किप्ड क्वेश्चंस, फुल टेस्ट। और अगर आगे बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू फुल टेस्ट, न्यू सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, करंट अफेयर, जनरल साइंस स्पेशल, चैप्टर टेस्ट, जनरल साइंस सीटी, एनसीईआरटी और ल्यूसेंट जनरल साइंस, सेक्शनल टेस्ट और विज्ञान एक्सप्रेस महापैक। इस तरह से काफ़ी सारे सेक्शन में डिवाइड करके टेस्ट सीरीज में टेस्ट को दिया गया है। तो इससे आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता है। और मॉक अटेम्प्ट करते वक्त यूज़र इंटरफेस और मिनिमलिस्टिक हो गया है। आपको टाइमर, क्वेश्चन, मार्क फॉर रिव्यू, अटेम्प्ट, अनअटेम्प्ट सब क्लियरली विजिबल होता है। तो अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट मस्ट ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एग्जाम स्पेसिफिक फोकस्ड प्रैक्टिस। तो आरआरबी ग्रुप डी की जो मॉक टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको मिलते हैं टोटल 1607 टोटल टेस्ट, जिसमें अगर आप सेक्शन वाइज देखेंगे तो इसमें आपको 17 जो अल्टीमेट लाइव टेस्ट चल रहे हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। 102 मोस्ट सेव्ड क्वेश्चन के साथ साथ आपको 131 जो आरआरबी एनटीपीसी के पीवाई क्यूज है ना, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको फुल टेस्ट 40 फुल टेस्ट भी इसी में ही देखने को मिल जाते हैं। तो भाई इतना कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस आपको कहीं और नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि एक्चुअल एग्जाम के पैटर्न के बिल्कुल सेम मार्क्स, जिससे आपको कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। तो यदि अभी तक भी आपने टेक्स्ट बुक का पास प्रो बाय नहीं किया है तो देर मत कीजिए। 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो टेक्स्ट बुक का पास यूज़ कर रहे हैं। तो जाकर आप भी टेक्स्ट बुक का पास बाय कीजिए, जो कि आपको मिल जाएगा मात्र 571 में, जिसमें आपको 900 से ज़्यादा एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको यूज़ करना होगा हमारा कूपन कोड MOCK10, जिसके माध्यम से आपको मिलेगा 12% तक का एक्स्ट्रा
ऑफ। और वहीं अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स बाय करना चाहते हैं तो ये आपको मिल जाएगा मात्र 703 रुपये में। तो यदि अभी तक भी आपने टेक्स्ट बुक का पास बाय नहीं किया है तो जाकर अभी बाय कीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है इसी उपलक्ष्य में ठीक है, इन्होंने एक मॉक टेस्ट अपलोड किया है। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट आउट मेगा लाइव टेस्ट। ठीक है, इनकी एक अल्टीमेट लाइव टेस्ट की सीरीज तो चली रही थी, बट ये एक और मॉक टेस्ट इन्होंने अपलोड किया है। तो मैंने देखा इसको तो मैंने सोचा कि भाई इसको लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब तो आपके लिए रेगुलर मॉक टेस्ट ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है और बहुत जल्दी ही आपका एग्ज़ाम होगा, है ना। तो चलिए फिर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, और इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के आप किस तरह से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंचेंगे, और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती है, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो इससे पहले भी आप सभी लोग जानते होंगे कि जो आरआरबी ग्रुप डी के मॉक टेस्ट अपलोड किए जाते हैं इनकी वेबसाइट पर, टेक्स्ट बुक पर, उनके सॉल्यूशन हम देखते हुए आ रहे हैं, है ना। तो अगर इससे पहले के भी मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहते हो तो उसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इससे पहले के मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन भी देख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। एक एरर आ गया भाई। चलिए भाई शुरू हो गया। कोशिश करेंगे ना थोड़ा जल्दी जल्दी से करेंगे, है ना, रात का समय है, जितना जल्दी फ्री हो जाएंगे उतना बेहतर है। ठीक है, चलिए। बाकी अगर कोई इंग्लिश में क्वेश्चन को देखना चाहता है तो वीडियो को पॉज करना, इंग्लिश में क्वेश्चन को देखना, मेनली हम देखेंगे हिंदी में सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए। यदि किसी वर्ग और समबाहु त्रिभुज की परिधि बराबर है तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। यदि किसी वर्ग और समबाहु त्रिभुज की परिधि बराबर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होगा क्या। यानी क्षेत्रफल से क्षेत्रफल का कनेक्शन देखना है आपको, है ना। वर्ग और समबाहु त्रिभुज की परिधि बराबर है, यानी कि इनकी परिधि बराबर है। तो आप कोई भी ऐसा करो, एज्यूम कर लो, है ना, मान लो कोई भी एक माप ले लो आप। जैसे जो 4 और 3 दोनों से कटे क्या हो सकता है, वो 12 हो सकता है। 4 और 3 दोनों से कटेगा वो 12 हो सकता है ना। तो इसकी 3 3 हो गई सारी साइड्स और इसकी 4 4 हो गई सारी साइड्स। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, एरिया का कंपैरिजन करना है आपको, है ना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 a²। ठीक है, और इसका एरिया क्या होता है, a², है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 बराबर, ये कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू में 4 इंटू 4, 4 से ये 4 गया, तो ये कितना हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू, नहीं होगा ये 4 √3। √3 को आप क्या लिख सकते हो, 1.4 लिख सकते हो। 196, नहीं नहीं 1.4 नहीं, 1.7 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 1.7 यानी कि अगर अप्रॉक्स 2 भी लिख दोगे इसको आप, तब भी ये 4 दूनी 8 हो पाएगा। और जो कि 8 क्या है, छोटा रहेगा, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो बड़ा रहेगा किससे, त्रिभुज के क्षेत्रफल से। समझ पाए बात को। तो इस तरह से जूम करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, आसान सी चीज़ है, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रगान पहली बार डैश में गाया गया था। तो पहली बार आप सबको पता होगा ना, बहुत फेमस क्वेश्चन है। इवन आपको डेट भी याद होनी चाहिए कि 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में इसको गाया गया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 संख्या का औसत इतना है। यदि संख्या 100 को 140 से बदल दिया जाता है तो औसत में कितनी वृद्धि होती है। यदि 100 को 140 से बदल दिया जाए, यानी कि कोई संख्या 100 थी उसके बदले हमने 140 संख्या को ले आए। ठीक है, 100 गया 140 आया, तो एक्स्ट्रा कितना आया, 40 एक्स्ट्रा आया। तो भाई जो एवरेज का नियम ये कहता है कि जो जाएगा वो सब में से इक्वल इक्वल जाएगा, जो आएगा वो सब में इक्वल इक्वल आएगा। ठीक है, तो 40 संख्याएं हैं,
40 संख्याएं हैं और 40 हमारे पास एक्स्ट्रा आया है, तो एवरेज में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 40 संख्याओं को एक एक मिल जाएगा सबको, तो एवरेज में कितनी वृद्धि हो जाएगी? एक की वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई बल, ये साइंस का क्वेश्चन है, किसी पिंड पर इस प्रकार कार्य करता है, पिंड बल की दिशा में। देखो साइंस के न्यूमेरिकल्स तो स्पेशली मुझे बिल्कुल नहीं आते, तो इसीलिए थोड़ा सा बस बायोलॉजी का सेक्शन है जिसको मैं पीवाईक्यू के माध्यम से कर भी लेता हूँ हल्का फुल्का, वरना साइंस बिल्कुल पढ़ी हुई नहीं है, ना ही इंटरेस्ट है साइंस का बिल्कुल भी पढ़ने का। तो इसीलिए उसके क्वेश्चंस स्पेशली जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं स्किप ही करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है इसने, डैश के रूप में, इसके रूप में द्विघात बहुपद का एक शून्यक -3 हो तो के का मान बताना है। एक शून्यक मतलब बराबर अगर जीरो रख दे तो यहाँ पे एक्स का मान क्या हो जाता है? -3 हो जाता है। तो रख दे -3 एक्स का मान, तो एक्स सॉरी एक्स का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस के इंटू -3 प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 9 के -9 -3 के प्लस 1 बराबर 0। तो 9 में से 3 गया 6 के बराबर, 9 में से गया 8 माइनस का, तो इधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा। तो के बराबर हो जाएगा आपका 8/6 यानी कि 2 × 4 = 8, 2 × 6। तो 4/3 ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्या बोला इसने क्वेश्चन में? अच्छा, क्वेश्चन और है अभी नीचे। राज्यों के लिंगवार जनसंख्या अनुपात को दर्शाती है सारणी, ठीक है। पूछा गया इसने, राज्य पी में महिलाओं की संख्या और राज्य एस में महिलाओं की संख्या से का अनुपात, महिलाओं की संख्या से का अनुपात। पी में महिलाओं की संख्या और एस में महिलाओं की संख्या का अनुपात बताना है आपको, ठीक है। पी में महिलाओं की संख्या, ये क्या दे रखा है आपको? रेशियो दे रखा है ना? हाँ, ये रेशियो दे रखा है आपको, ऐसे रेशियो आप मान सकते हो उसको, ठीक है। पी और एस को देखना है आपको, ठीक है। पी और एस को, पी की महिलाएं कितनी है भाई? 5 महिलाएं हैं, और टोटल कितने लोग हो गए? 5 × 4 = 9। तो पी में महिलाएं कितनी है? 5/4। पी में कितनी महिलाएं? 5/4, ठीक है। सॉरी 5/9, ठीक है, क्योंकि टोटल तो 9 लोग हैं, 9 लोग, 9 लोग हैं, ठीक है। उसमें से 5 महिलाएं हैं, ठीक है। ये पी के हो गए। और एस में क्या है? एस में भी 5 महिलाएं हैं और टोटल लोग हैं 9, है ना। 4 पुरुष है 5 महिलाएं, तो टोटल 9 लोग हैं, जिसमें से 5 महिलाएं हैं किसमें? एस में। इनका रेशियो बताना है आपको, बट एक्चुअल में कितनी जनसंख्या है ये तो देखना पड़ेगा ना। पी और एस में एक्चुअल में कितनी जनसंख्या है ये तो देखना पड़ेगा ना भाई। तो इसको पी और एस कहाँ पर है? इसकी एक्चुअल संख्या भी दे रखी है क्या? इतनी बड़ी संख्या देखो, ये बेवकूफ़ी मत करना कि इस संख्या को ले रहे हो आप, नहीं। यहाँ परसेंटेज में दे रखा है ना, तो आप ये मान लो कि अगर जनसंख्या 100 है, क्योंकि आपको तो रेशियो में निकालना है ना, तो पी की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 6% है ना, तो इसको 6 मान लो। तो इसमें आपको 6, अगर जनसंख्या पी की थी तो 6 का 5/9 चाहिए। और एस की कितनी है? 13 जनसंख्या है, तो अगर सॉरी, एस की जनसंख्या 13 है तो इसका 5/9 हिस्सा चाहिए, है ना। जितनी भी इसकी पॉपुलेशन है उसमें से 5/9 महिलाएं हैं, है ना। 4:5 यानी कि टोटल 9 लोग हैं जिसमें से 5 महिलाएं हैं। तो मैंने कहा पी की टोटल जनसंख्या 6 है जिसमें से 5/9 हमें लेना है, ठीक है। ऐसे ही एस की टोटल जनसंख्या 13 है जिसमें से 5/9 हमें लेना है, ठीक है। परसेंटेज में ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि हमें तो रेशियो में कन्वर्ट करना है इसको। तो 3 दूनी 6, 3 × 3 = 9। तो ये हो गया भाई 10/3 पी अपॉन में एस, कितना हो जाएगा ये? 13×5 = 65/9। तो 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, ये 3 ऊपर चला गया इंटू में, तो 30/65। तो 5×1 = 30, 5 × 1 = 5, 5×3 = 15। ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या? 6:13, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। समझ पाए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, ठीक है, कैग, आर्टिकल नंबर 148 किस देश से अधिग्रहित है? तो कैग का पद किससे लिया गया है? जिसका हमारे पे शासन था वहीं से लिया गया है, ब्रिटेन से कैग का पद लिया गया है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा दी थी? तो बहुत फेमस सी चीज़ है ना, एक मतलब कॉमन मैन, आम आदमी भी इस चीज़ के बारे में अवगत होगा कि ये 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। और शुरू में ये केवल 13 दिन के लिए, उसके बाद ये 13 महीने के लिए बने थे, और उसके बाद इन्होंने फिर फाइनली पूरा 5 ईयर का जो था टेन्योर कंप्लीट किया था। शुरू में ये आई थिंक 1996 में बने थे, और उसके बाद 1998 1999 ऐसे था पीरियड शायद। और ये 1999 से फिर 2004 तक 5 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है जी। तो क्या पूछा, कितनी बार सेवा दी इन्होंने? 3 बार सेवाएं दी प्रधानमंत्री के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार स्टील प्लेट से अधिकतम क्षेत्रफल का वर्ग निकालना हो तो वृत्ताकार स्टील प्लेट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार स्टील की प्लेट से अधिकतम क्षेत्रफल वाला वर्ग निकालना हो तो वृत्ताकार स्टील की शेष जो प्लेट है उसका शेष भाग है जो उसका क्षेत्रफल निकालना है आपको। देखो समझो इसको, ये है आपका वर्ग, ठीक है। और ये है आपका इसके अंदर एक बन जा बढ़िया, बस ठीक है। ये इसके अंदर एक स्क्वायर है। इन्होंने बोला कि जो स्क्वायर है ना, इसके अंदर जो बना हुआ स्क्वायर है, सबसे बड़ा अधिकतम क्षेत्रफल, यानी कि जो सबसे बड़ा स्क्वायर होगा उसका आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद ये जो साइड का बचा हुआ है ना, ये है, इसका एरिया कितना बचता है ये आपको बताना है। तो अगर आप पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दें माइनस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दें, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दें, तो ये बचे हुए कुछ इसका आ जाएगा, बचे कुछ भाग का एरिया आ जाएगा। वही आपको बताना है। अब आपको ये पता कैसे चले कि जो इसके अंदर ये जो वर्ग बना हुआ है ना, ये जो इसके अंदर वर्ग बना है, स्क्वायर बना है, इसकी ये क्या होगी, भुजा क्या होगी? तो देखो भाई, जो इसको भी ऐसे ही बना लेते हैं, जो वृत्त के अंदर सबसे बड़ा वर्ग बनता है उसका जो ये होता है ना डायगोनल, इसको आप क्या कहते हैं? विकर्ण। यही भुजा ये जो है वो वर्ग का डायमीटर होता है। ये डायमीटर है ना, ये सबसे बड़ी भुजा हो सकती है एक स्क्वायर की। इसके ही द्वारा एक वर्ग बन सकता है ना। वर्ग की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो विकर्ण ही होती है ना। तो विकर्ण के सारे जो वर्ग बनेगा, तो ये जो विकर्ण हो सकता है सबसे बड़ी भुजा विकर्ण, ये वर्ग का जो विकर्ण है वो वृत्त के व्यास के बराबर होता है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी? 28 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा व्यास? 28 दूनी 56। ठीक है। यानी कि वर्ग का जो विकर्ण है वो हमें पता चल गया। और विकर्ण कितना होता है? √2a, बराबर आपको 56 दे रखा है। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 56/√2। तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। तो ये कितना हो जाएगा? नीचे √2 से √2 कैंसिल, मतलब √2 बन गया। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। तो a बराबर आपका आ गया 28√2। ठीक है। तो इसकी जो भुजा आ गई वो आ गई आपकी 28√2। ठीक है। और आपको इसका रेडियस तो दे ही रखी है 28। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालो माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका πr²। तो पाई इंटू रेडियस कितना है? r²। ठीक है। ठीक है, 7 चौक 28, 22 चौक 88 इंटू 28। 28 को ऊपर लिख लेते हैं। तो 8 अट्ठे 64, 8 दूनी 16, 4 20 और 2 22, 4 2 2, 4 2 6 2 4 2। तो 2464। ये कितना आ गया इसका? 2464। ये किसका आ गया? वृत्त का आ गया। अब माइनस किसका करना है आपको? वर्ग का क्षेत्रफल करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a²। ए कितनी है? ये है। तो 28√2 इंटू 28√2। तो 28 का स्क्वायर क्या होता है? 784, है ना। यही होता है ना। भूल भूल जाता है यार मैं। 4 7 16 4 20 तो 22, 56 4 6 2 8 7। ठीक है, 784। अब 784√2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा इंटू 2, इसको करना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8, 2 अट्ठे 16, 2 से 15, 1568। ठीक है। तो भाई 14 में से 8 गया 6, और यूनिट 6 किसका है? दो ऑप्शन का है, ठीक है। और 15 में से 6 गया 9, और उसके बाद 13 में से 5 गया 8। तो 896, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है।
काफ़ी डिटेल में इसको समझा दिया मैंने, इतनी देर का क्वेश्चन था नहीं ये। 1.5 वर्षों में 1.5 वर्षों में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर इतने रुपए से होने वाली राशि की गणना कीजिए। इतने रुपए से प्राप्त होने वाली राशि की गणना कीजिए। देखो, 1.5 वर्ष और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होना है। अर्धवार्षिक यानी 6-6 महीने के स्लॉट में आपको ब्याज मिलना है, ठीक है। तो 6-6 महीने के 3 स्लॉट हो जाएंगे 1.5 वर्ष में, ठीक है। रेट क्या है? 8% वार्षिक है, यानी कि 6 महीने में कितना हो जाएगा? 4%, है ना। तो रेट 4% और टाइम कितना हो गया? 3 स्लॉट, यानी कि 3 साल मान लो आप इसको, ठीक है। अब क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा अगर आप शॉर्ट ट्रिक वगैरह से, रेशियो से जाओगे, ये बहुत आसान संख्या आपको दे रखी है, तो ना बेसिक से करो, आसानी से हो जाएगा बेसिक से। ये संख्या है, पहले साल इसमें कितना मिलेगा? 4% मिलेगा इसका, है ना। तो 4% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4 पंजे 20, 2 4 7 28 और 2 30, 4 3 12 और 3 15, ठीक है। अ, 3 चौक 1200 और 150 150, ठीक है। तो ये हो गया भाई पहले ईयर का, है ना, पहले स्लॉट का। दूसरे में क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो देखो दूसरे में 1500 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसका 4% और मिलेगा। ब्याज पे भी ब्याज मिलता है ना, यानी कि इसको 15 चौका 60 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अगले साल मिल गया इसको 1560। अब उससे अगले साल 1560 तो मिलेगा ही मिलेगा, इसका 4% और मिलेगा। तो 1 0 से 1 0 गई, 4 6 24, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 एकम 4 5 6, ठीक है। एक के बाद पॉइंट लगा दिया, तो 1560 तो मिलेगा ही मिलेगा। ये 0.42 6 6 12 1622, कुल मिला के इतना मिलेगा इसको तीसरे ईयर में, है ना। तो कुल मिला के ब्याज कितना मिल गया? 2 6 और 2 8, 10 6 16, 2 3 4, तो 4682.4। पूछा क्या प्राप्त होने वाली राशि। तो भाई इतना ब्याज मिलेगा और राशि कितनी हो जाएगी? पहले ऑलरेडी इतने रुपए थे, अब इसमें ब्याज और जोड़ दो, 4682.4। तो 0.4, 2 8 6 5 11, 8 4 12, तो 42 182.4। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस निम्नतम संख्या से इसका गुणा किया जाना चाहिए जिससे प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो? यानी कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए? तो इसके फैक्टर्स कर लो, क्या दिक्कत है? 1176 के आप फैक्टर्स तोड़ लो, है ना। परफेक्ट स्क्वायर से इसको डिवाइड करो, तो 2 दूनी 4, 4 से हो रहा है, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 9 10 11, 3 4 नीम 36, 4 चौक 16। अब ये 2 4 5 6, 3 का स्क्वायर 9, 9 से नहीं हो रहा है, पर ये 2 से हो रहा है, तो 2 से कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब ये 3 से हो रहा है, तो 3 चौक 12, 3 नीम 27, तो 49 क्या है? अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, तो देखो 4 × 49 × 3 दूनी 6, है ना। देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर हैं दोनों। 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसमें मैं किसकी मल्टीप्लाई करूं कि एक और परफेक्ट स्क्वायर मेरे पास आ जाए, है ना। भाई ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर तभी तो बन पाएगी जब इसके जो हमने तोड़े हैं पेयर ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। अब 6 में अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 देखता हूँ, 2 की गुणा करता हूँ तो 12 क्या स्क्वायर है? परफेक्ट नहीं। 3 से गुणा करता हूँ तो 6 × 3 = 18 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। 8 से गुणा करता हूँ 8 × 6 = 48 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 × 6 = 36, 6 का ही स्क्वायर है, तो 6 इसमें ऐसी संख्या है जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट विश्व कप 1983 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? बहुत फेमस, बहुत आसान, है ना, बच्चों को पता है। इंग्लैंड में इसको खेला गया था और वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत ने इसको जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है और इसके आधार की त्रिज्या इतनी है, तो इसका आयतन बताना है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है शंकु का, तो वो क्या होता है भाई? πRL होता है, बराबर आपको दे रखा है 2145 पाई दे रखा है, ठीक है। तो पाई से तो पाई कैंसिल, और रेडियस आपको दे रखी है 33, तो 33 × L बराबर 2145। तो यहाँ से 33 गया और ये नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ पे बचा L। तो 6 और 6, तो 11 × 3 = 33, 11 × 1 = 11, 11 × 99, 11 × 5 = 55, तो 3 6 × 18, 3 × 5 = 15।
तो आपको पता है भाई कि ये जो ट्रायंगल होता है, मतलब ट्रायंगुलर, ये जो ऐसे कोन होता है ना, इसमें ये जो होता है ये एल होती है, ये एच होती है, रेडियस होती है, ठीक है। एल कितनी आ गई आपके 65 आ गई, और रेडियस आपकी कितनी दे रखी है, 33 दे रखी है। एच निकालना है, और यहाँ पे ये क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। कर्ण होता है ये, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, ठीक है। तो भाई स्क्वायर करो इसका जल्दी से, 65 का स्क्वायर क्या होगा, 5 पंजे 25, 5 1 30 और 2 32, 6 पंजे 30, 6 1 36, 37 38 39, 5 2 9 3 12 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4225 बराबर, ये 33 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 33, 3 3 9 3 3 9, 3 3 9 3 3 9, 9 9 18 और 1089, ठीक है। ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 1089। तो 15 में से 9 गया 6, 11 में से 8 गया 9, 10 11, 3 1 और 3, 3136। ये किसका स्क्वायर है ये बताना है आपको। तो 4 से कट रहा है, 4 8 32, 4 7 28, 4 8 32, 4 चौक 16, ठीक है। और ये आपको पता है 28 का स्क्वायर है ना। तो एच स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 4 इंटू 28 इंटू 28। तो रूट करेंगे तो 4 का बाहर आके 2 हो जाएगा, और 28 का बाहर आके, सॉरी 28 इंटू 28 में से एक बाहर आ जाएगा। तो एच आ गई आपकी 28 दूनी 56। तो एच आ गई आपकी 28 दूनी 56, और एल आपकी है 65। इसका आयतन बताना है, तो आयतन कितना होता है, 1/3। पाई की जगह पाई है तो लिखना ही नहीं है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर और इंटू एच कितना है, 56 है, ठीक है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज़, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे दिख रही है वो है यूनिट डिजिट का अलग होना, ठीक है। तो यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हो आप, 6 3 18, 8 एकम 8। तो यूनिट डिजिट 8 आएगा और एक ही ऑप्शन में 8 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर। बेजोड़ यानी कि ऑड वन आउट आपको छांटना है, तो अगेन मैंने आपको बताया कि आप लास्ट वाले पेयर से चेक करेंगे हमेशा, ठीक है। तो ओ पी क्यू आर, तो पी क्यू आर +3 E F G H +3 T U V W X, T U V W X +4 Y Z A B, सब में +3 है, इसमें +4 है, तो ये वाला ऑड वन आउट हो गया, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन। 5 बॉक्स हैं भाई, एक के ऊपर एक रखा गया है, बॉक्स एम को एन के ऊपर रखा गया है। तो एम जो है वो एन के ऊपर रखा गया है, ठीक है। बॉक्स ओ को बॉक्स के नीचे रखा गया है। ओ और के यहाँ पे दिख नहीं रहे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बॉक्स एन को के ऊपर रखा गया, तो एन जो वो के ऊपर रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है ना के, ओ को बॉक्स के नीचे रखा गया, के नीचे है ओ, ठीक है। बॉक्स एल को ओ के नीचे रखा गया, तो ओ के नीचे एल है, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे नीचे वाला बॉक्स कौन सा है, सबसे नीचे कौन है भाई, एल आ रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राशि 3 वर्ष में इतनी और 6 वर्ष में इतनी हो जाती है। यदि ब्याज साधारण ब्याज पद्धति पर दिया जाता है तो ब्याज की दर बतानी है। देखो, 3 वर्ष में इतनी, 6 वर्ष में इतनी होगी, यानी कि अगले 3 वर्ष में कितना रुपए बढ़ गया ये देख लो आप, 6950 5975, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, 14 में 7 गया 7, 18 में से 9 गया 9, ठीक है। तो अगले 3 सालों में इतने रुपए की राशि बढ़ गई, है ना। यानी 3 वर्ष में राशि कितनी हो गई थी, 5975। तो 3 वर्ष का इसमें ब्याज कितना लगा होगा, 975 रुपए का। तो राशि मूल रूप से तो 5000 रुपये होगी, और वो 3 वर्ष बाद बढ़ के कितनी होगी, 975, क्योंकि 3 वर्ष का ब्याज 975 है, ठीक है। तो मूल रूप से मूलधन कितना है, 5000 है। 3 वर्ष का ब्याज है 975, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 से भाग कर दो, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो 325 रुपये 1 साल का ब्याज है, और मूलधन कितना है, 5000। तो इंटू 100 करेंगे तो रेट निकल जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 5 एकम 5, 5 6 30, 5 पंजे 25, तो 6.5% पर ईयर, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भाई साइंस का न्यूमेरिकल है ना। आगे बढ़ते हैं।
अनुबंध का मतलब होता है समझौता, तो शपथ का मतलब क्या होगा? शपथ का मतलब वादा होगा, है ना। अनुबंध समझौता एकदम पर्यायवाची से लग रहे हैं एक दूसरे के, सिनोनिम से। तो शपथ का तो यही हो सकता है ना, वादा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ठीक है। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन। एक सेकंड, क्या हो गया ये? एक सेकंड। चलो भाई, इसका मार्कर पता नहीं क्या हो गया था इसको, तो दोबारा से इसको सेट किया है पेन टैब को। ठीक है। चलो भाई। हम्म, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ठीक है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन का दहन, तो दहन करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, वापस से चेंज नहीं हो पाएगा, तो ठीक है ये भी होगा। मोमबत्ती का जलना, तो जलकर जो जल जाएगी, वापस से नहीं लाया जा सकता उसको, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये तो मतलब मोम पिघल के दूसरी शेप में आ गया है ना। ऐसा नहीं कि वो चेंज हो गया कुछ और बन गया, तो मेरे हिसाब से तो मोम का पिघलना रासायनिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में ऐसा चेंज होता है कि वापस से आप उसको नहीं बना सकते पहले जैसा। ठीक है। दो संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए, अंकों को नहीं। ठीक है। दो संख्याओं को परस्पर बदलना है ताकि ये ठीक हो जाए। तो 8 और 6 को बदल दो, तो 6 की जगह 8, 8 की जगह 6, तो 8 6 48 प्लस ये 2 6 12 -4 बराबर 14 बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट 2 और 4 को बदल दो, तो 4 की जगह 2, 2 की जगह 4, ठीक कितना हो जाएगा? 8 6 48 प्लस 4 3 12 -2, अगेन ये 14 नहीं बन पाएगा। 2 और 6 को बदल दो, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, तो 8 दूनी 16 प्लस 6 दूनी 12 -4, तो 18, 18 में से 4 गया 14, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अडानी पोर्ट्स 30 वर्ष के रियायत समझौते के अंतर्गत किस देश के बंदरगाह का संचालन करेगा? ये 2 से 3 बार पहले ही आ चुका है ना क्वेश्चन। हालांकि शुरू में शायद गलत हुआ 1 2 बार ही, बट इसका ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि मॉक टेस्ट में तो ये तंजानिया इसका सही आंसर था, आई थिंक। ठीक है। चलिए। ये दी गई अभिक्रिया डैश अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ये सब नहीं पता भाई मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सबका अर्थ अलग अलग कुछ है, तो जी का अर्थ क्या है? 16। जी का अर्थ क्या है भाई? ×8। ई का अर्थ है +17। एफ का अर्थ है -52। एच का अर्थ है /13। ठीक है। 16 × 8 = 128 +17 -13 × 4 = 52। ठीक है। 17 में से 3 गए, 17 में से 4 गया, 13 बचा। 8 9 10 11, 1 2 3 4, तो 141, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के निकट मुक्त रूप से गिरती हैं तो? भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के निकट मुक्त रूप से गिरती हैं तो किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा। चंद्रमा की सतह के निकट गिरती हैं तो वेग समान होगा। केवल पृथ्वी और सूर्य हैं।
चंद्रमा की सतह के निकट मुक्त रूप से गिरती हैं तो केवल पृथ्वी और सूर्य, ये तो कुछ मैच ही नहीं हो रहा। उनका त्वरण भिन्न होगा। चंद्रमा की सतह के निकट, तो निकट गिरेंगे तो अलग थोड़ी होगा, एक ही जैसा होना चाहिए ना, अगर चंद्रमा के आसपास तो एक जैसे ही बल होना चाहिए। समान परिमाण के बलों का अनुभव करेंगे, ये हो सकता है ना। वे समान परिमाण के बलों का अनुभव करेंगे, उनका वेग समान होगा, या फिर वे समान परिमाण के बलों का अनुभव करेंगे। भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के निकट मुक्त रूप से गिरती हैं। बल, अच्छा वो गिर रही हैं तो बल थोड़ी लगेगा गिरने पर है, गिरने पर तो वेग होगा ना आई थिंक, तो वेग होना चाहिए आई थिंक, फर्स्ट वाले के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्पित का जन्मदिन 10 मार्च 2020 मंगलवार को था। 25 मई 2020 को उसकी पत्नी का जन्मदिन किस दिन है? आसान सा क्वेश्चन। 10 मार्च 2020, तो मार्च में कितने दिन बचे भाई? 21 दिन बचे। 7 से काट दो, 7 से 21, यानी कि यहाँ पे बचेगा 0। ठीक है। मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल, और उसके बाद आएगा मई। ठीक है। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। 7 से काट दो, कितना बचा? 2 बचा एक्स्ट्रा। ठीक है। मई में आपको कितने दिन चाहिए? 25 दिन चाहिए। 7 से काट दो तो कितना बचा? 4 एक्स्ट्रा बचा। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल ऑड डेज कितने हो गए? 6 दिन। यानी कि आपको मंगलवार में 6 जोड़ना पड़ेगा। तो डायरेक्ट 7 जोड़ दो तो मंगल आ जाएगा, और उसके पहले सोमवार, यानी कि 25 मई को क्या आ जाएगा? सोमवार। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा भौतिक नियम बताता है कि किसी गैस का दाब और आयतन व्युत्क्रमानुपाती होते हैं बशर्ते तापमान और गैस के अणुओं की संख्या स्थिर रहे? सब कुछ नियम वगैरह ये सब नहीं पता बिल्कुल भी। नेक्स्ट चलते हैं भाई। कपड़े प्रेस, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रॉनिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली, इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित हैं? रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, शारीरिक प्रभाव, तापन प्रभाव। प्रेस, टोस्टर, ओवन, केतली, हीटर, कौन सा प्रभाव होगा इसमें? भाई टेम्परेचर वाले होगा ना, ये सारे गर्म करने वाली चीज़ें हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। बाकी साइंस ज़्यादा अच्छी है तो गलत भी हो सकते हैं। उस वायसरॉय का नाम बताइए जिसने 1929 में भारत के लिए स्वतंत्र उपनिवेश या डोमिनियन स्टेटस देने की घोषणा की थी। 1929 में, मतलब बेसिकली ये है कि 1929 में वायसरॉय कौन था? तो आप सबको पता होगा गांधी इरविन पैक्ट 1930 का सबसे फेमस। तो 1930 के आसपास कौन था? इरविन ही था ना। तो और कौन ही हो सकता है? खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 मीटर भुजा वाले घनी आकार, ये भी साइंस का न्यूमेरिकल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको सरलीकृत कीजिए। सरलीकृत मतलब, अच्छा सिंप्लीफाई करना है तो देखो 5x² हो जाएगा ये, प्लस 5 दूनी 10x हो जाएगा, और ये प्लस 4x हो जाएगा, तो कितना हो गया? 5x² प्लस 14x। ठीक है। तो ये कहाँ पर है आपका? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। n संख्या में आयताकार बक्सों की रंगाई की कुल लागत इतने रुपए है यदि रंगाई की लागत 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, और आयताकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतनी 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 है। n का मान बताना है। तो n आकार मतलब n संख्या है बक्सों की, टोटल रुपए इतने लगे हैं, और 1 मीटर स्क्वायर में इतने रुपए लगते हैं। एक बक्से की जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, तो आप एक बक्से को रंगाई करने का टोटल पैसा निकाल दो कि कितने पैसा लगेगा एक बक्से को रंगने का। तो बक्से को रंगने के लिए आपको उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट करना पड़ेगा। तो ये क्या है? क्यूबॉइड है। बक्सा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है। क्यूबॉइड का जो वो होता है टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 LB BH प्लस HL, है ना। तो 2 × L × B यानी कि 150, प्लस B × H यानी कि 10×5 = 50, प्लस 15×5 = 75। ठीक है। तो कितना हो गया? 200, 275 का डबल कितना हो जाएगा? 54, और एक 55। ठीक है। तो 550 मीटर स्क्वायर ये आ गया एक बक्से का एरिया,
है ना। और इसको पेंट करने की लागत कितनी आ जाएगी, 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि इसको इंटू 2 कर देंगे तो इस पे लागत कितनी आ जाएगी, 0, 0, 110, ठीक है। 1100 रुपये एक बक्से को पेंट करने के लगते हैं। तो भाई टोटल रुपए मेरे पास कितने इतने हैं, तो इसको मैं 1100 से भाग कर दूंगा तो मेरे पास n बक्सों की संख्या आ जाएगी। तो 11 से 11 कटा, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 2 जीरो बची, यानी कि 100 बक्से हैं टोटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अंगकों और उनके प्रकारों का सही संयोजन है। माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया, स्वस्थ, स्वस्थ न स्वस्थ, तो ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया। हरित लवक, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। राइबोसोम, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन का परिवहन। राइबोसोम प्रकाश संश्लेषण तो नहीं करता है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है। हम्म, और राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका प्रोटीन का परिवहन। तो अब इन दोनों में से देखना है आपको, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का परिवहन करता है क्या, अंतर्द्रव्यी जालिका प्रोटीन का परिवहन। राइबोसोम परिवहन तो नहीं करता है भाई प्रोटीन का, मेरे हिसाब से तो प्रोटीन संश्लेषण ही आना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए। बाकी फर्स्ट और सेकंड में से एक आंसर होगा 100%। इनमें से अब देख लेते हैं कौन सा सही होगा। 2024 में विज्ञान रत्न श्रेणी के राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसको दिया गया था। अभी रिसेंटली किसी, कल या परसों, मतलब रिसेंट के 1 या 2 मॉक पहले आया था ये किसी में, है ना। सेम क्वेश्चन हमने स्किप किया था, बट उसके बाद हमने देखा कि इसका सही आंसर क्या था, गोविंद राजन पद्मनाभन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इस वजह से टफ क्वेश्चन होते हुए भी अटेम्प्ट करेंगे सही, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्कन का पठार कितने भारतीय राज्यों में फैला हुआ है। तो दक्कन का पठार कितने राज्यों में फैला हुआ है, ये तो स्टैटिक पोर्शन भी है ना। 8 राज्य हैं इसमें टोटल। कौन कौन से हैं इसको गिने अगर, तो आप केरल, है ना, के बाद कर्नाटक, केरल कर्नाटक प्लस उसका तो ऊपर चलिए आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना हो गया आपका। ठीक है, तमिलनाडु भी हो गया, तेलंगाना और तमिलनाडु दोनों हो गए। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, और ऊपर चलेंगे तो क्या आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा अपना। तो उसके बाद ऊपर वाले 2 स्टेट और हो जाएंगे, एमपी और छत्तीसगढ़। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो वैसे भी फैक्चुअल चीज़ आपको पता होनी चाहिए, 8 स्टेट में है और नाम भी स्टेट के आप सोच ही लोगे। सबसे बड़े गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसे 21 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काट कर बनाया गया हो। तो भाई एक कोई घन है, ठीक है, इसमें से आपको सबसे बड़ा गोला काटना है जिसका आयतन बताना है ना। और उसकी भुजा कितनी है, 21 सेंटीमीटर। देखो कोई भी ऐसी शेप में होगा, उसमें से बड़े से बड़ा गोला वही बन सकता है जिसकी जो डायमीटर होगी ना, वो घन की भुजा के बराबर होगा। तो उसका जो डायमीटर होगा वो कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, उसका आधा। तो उस सबसे बड़े गोले का जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो 21/2 हो जाएगी, जिसका जो एक घन में से काटा गया, और उस घन की एक भुजा कितनी, 21 है। तो आयतन निकाल दो, 4 पाई r की क्यूब, यानी कि 21/2, 21/2, 21/2। पाई की वैल्यू दे रखी है इसमें, तो 22/7 ही कर दो, ठीक है। मतलब वैल्यू दे रखी है इन द सेंस कि यहाँ पे पाई में नहीं है आंसर। तो 7 या 21 से 21 गया, 2 दूनी 4 से 4 गया, 2 एकम 2 एकम 2। तो 441, 11 एकम 11, 144 और 1 45, 44 और 4 48, 51। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। अगेन मैंने आपको बहुत बार बताया, यहाँ से हम उड़ाए तो ये यहाँ से यहाँ खुलेगा, तो इस पे क्या बनेगा, मिरर इमेज बनेगी। ठीक है, तो एज इट इज़ आना चाहिए यहाँ पे। ये एक नीचे है, ये एक ऊपर है। ठीक है, एक नीचे एक ऊपर, ही देखो सेम नहीं है, गलत है। ये दोनों सेम है, गलत है। एक ऊपर एक नीचे आ रहा है ना। थर्ड वाले में देखें, एक ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है, स्क्वायर है, आमने सामने है, मिरर इमेज है क्या, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। एक बार फोर्थ और देख लो आप, यही गलत हो गया। देखो ये मिरर इमेज नहीं है ना, ये दोनों अलग अलग है। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया।
क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा आपको बताना है, ठीक है। तो एक एक को चेक करो पहले ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो EFGH आएगा आगे, और H से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, खत्म काम। इतना इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी निश्चित राशि को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश करके ब्याज को वार्षिक संयोजित किया जाता है, जिससे इतने रुपए का ब्याज प्राप्त होता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 3 वर्षों में जो ब्याज प्राप्त हुआ है आपको, इतना प्राप्त हुआ है ना। रेट कितना है? 5% है। और कुछ तो नहीं दे रखा, नहीं। तो 5% का मतलब क्या हो गया? 1/20। तो राशि 20 से 21 हो रही है। 3 वर्षों तक चल रहा है प्रोसेस, यानी 20 से 21, और फिर 20 से 21। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। क्यों? और ये 21 का क्यूब होता है 9। कितना होता है? 441। 21 एकम 21। 84 और 2 86। 84 और 6 90 और 2 92। तो 261, ठीक है। अगर 8,000 रुपए की राशि होती तो वो इतनी हो जाती, यानी इस पे ब्याज कितने का मिल जाता? 1,261 का, ठीक है। बट एक्चुअली में ब्याज कितने का मिला है? 2,522 का। यानी इस यूनिट की वैल्यू ये है, एक्चुअल वैल्यू है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो अपॉन कर देंगे इसको। तो ये कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, और अच्छा दूनी, अच्छा ये तो डबल हो गया ना, एज इट इज। तो दो, एक यूनिट की वैल्यू 2 हो गई, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 8 दूनी 16,000। पूछा क्या है? मूलधन ही पूछा ना। तो मूलधन कितना हो जाएगा? 16,000, ठीक है। खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच पृथक्करण की दूरी से स्वतंत्र है। गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच के पृथक्करण की दूरी से स्वतंत्र हो सकते हैं। अलग करेंगे तो स्वतंत्र हो सकता है। नहीं होना चाहिए यार, ये तो गलत होना चाहिए पहला तो मेरे हिसाब से। और 3 ऑप्शन में है फर्स्ट ऑप्शन। अगर पहला 3 ऑप्शन से गलत हो गया तो एक ही ऑप्शन बचा। बाकी देख लेते हैं। दोनों वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच पृथक्करण की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है। आई थिंक पहला मेरे को गलत लग रहा है, बाकी देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन भाई ये साइंस का न्यूमेरिकल है, ठीक है। बिना छुए भागेंगे आगे। हालांकि ग्रुप डी जैसे एग्जाम में बिना साइंस के काम चलेगा नहीं, बट फिर भी आप लोग तो पढ़ ही लेना, साइंस है ना। दो संख्याओं का योग इतना दे रखा है आपको, दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, HCF इतना है। छोटी संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो दो संख्याओं का योग यानी x+y आपको दे रखा है 140, ठीक है। एलसीएम आपको दे रखा है 240, और HCF आपको दे रखा है 20, ठीक है। तो आपको बताएं, जो HCF होता है ना, उसके मल्टीप्लिकेशन में कोई संख्या होती है, तो एक संख्या अगर 20A है तो दूसरी संख्या 20B होगी, है ना। यही तो, बिल्कुल। और दोनों का योग कितना है मिला करके? 140 है। तो इनका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है A और B, ये मिलाकर कितना हो जाएगा? देखो 20 और 20 कॉमन ले लिया तो 20 यहाँ पे गया, तो 2 7 14, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा आपका 7। यानी A और B की जो वैल्यू है इसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा 7, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो यहाँ पे 6 रखूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? 20। और ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 120। कितना हो गया मिला के? ये कितना हो जाएगा आपका? 140, ठीक है। तो हो गया ये 20 जो है वो, ये तो पूछा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये हो गई, है ना, ठीक है। अब इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 20 ही है, बिल्कुल सही है। और और तो कुछ नहीं है ना इसमें, ठीक है। बाकी अगर आप बेसिक से करना चाहते हो ना, बेसिक से भी कर सकते हो। जैसे एक संख्या x+y आपकी 140 दे रखी है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि एक संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगी? 140 माइनस x हो जाएगी। और इनका मल्टीप्लिकेशन, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है एलसीएम इंटू HCF, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे आपको सेट करना है, एक सेकेंड। यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसी संख्या सेट करके देखनी है जो 24 दूनी 4800 दे दे यहाँ पे, है ना। मैं मान लेता हूँ कि छोटी संख्या ये x है ना। तो अगर x को मैं रखता हूँ, एक एक करके रखता हूँ, अगर x को मैं 60 रख देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। और 8 6 4800। लेकिन आंसर तो 20 आ रहा था ना।
अगर मैं यहाँ 20 रख देता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, तो 12 दूनी 24। ओह, आंसर 20 नहीं आएगा, यानी कि 60 आएगा आंसर। एक बार दोबारा से चेक करेंगे ना 20 वाले को। तो मैंने ऑप्शन यहाँ पे सेट किया, तो यहाँ 60 रख दिया, यहाँ भी 60 रख दिया, और यहाँ पे आंसर आ गया कि 80 हो जाएगा, 8×6 = 48, तो ये सेटिस्फाई करेगा, यानी कि सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 60। ठीक है। और वैसे क्यों नहीं आ रहा था भाई, 20A प्लस 20B बराबर कितना हो जाता है आपका, 140 हो जाता। तो 20 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 20 से डिवाइड किया, 2×7=14, तो ए और बी आपका 7 होना चाहिए मिलाकर। तो अगर मैं इसको 1 रखता हूँ और इसको 6 रख देता हूँ, तो 20×6=12, तो 140 हो तो गया यार, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए ना। अगर मैं 60 बनाने की कोशिश करूँ, तो एक को मैं 3 रख देता हूँ, एक को 4, तो 20×3=60, और 20×4=80, तो ये भी 8×6=14, 140 बन गया है ना। और इनका भी HCF 20 ही आ रहा है। तो ये फॉर्म, ये वाली चीज़ यहाँ पे गलत बैठ रही होगी ना, बेसिक से तो वैसे 60 ही आया, तो आई थिंक 60 ही आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। D10 दिन पर खड़ी गाड़ियों की संख्या D1 दिन पर खड़ी गाड़ियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो D10 पर कितनी खड़ी है, 356। D1 पर खड़ी संख्या से कितनी अधिक है, तो D1 पर खड़ी है 242। तो इससे ये कितनी अधिक है, ये आपको बताना है। तो 242 में माइनस करो, 6 में से 2 गया 4, 5 में 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो कितना अधिक है, इंटू 100 करेंगे तो 2 एकम 2 4, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 7 14, तो 5700 अपन में 121। हम्म तो पूरा काटे इसको, मैं जीरो मान लेता हूँ। ऑप्शन नज़दीक तो नहीं है ना, ऑप्शन देख लेते हैं, नज़दीक नहीं है ना, नहीं इतना भी नज़दीक नहीं है। तो जीरो से जीरो खत्म, 12×4=48, 12×5=60, 12×4=48, और 10, तो 12×8=96। तो अप्रॉक्स 48% के आसपास आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन है। ठीक है, मैंने अप्रॉक्स में निकाल लिया, 121 को 120 बना दिया, खत्म काम है ना, क्योंकि ऑप्शन भी थोड़ा दूर दूर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पंचवर्ष योजनाओं में से कौन सी योजना, अब देखो यार 45 मिनट यानी कि आधा टाइम बीत चुका है और आधे क्वेश्चन भी नहीं हुए, थोड़ा तेजी से चलेंगे ना। कौन सी योजना अनावृष्टि और दो युद्धों के कारण प्रभावित हुई। कौन सी, अच्छा अच्छा, कौन सी परियोजना में दो युद्ध हुए थे। तो पहली, तीसरी, पांचवी। तो थर्ड परियोजना ये थी ना, जिसमें 1962 का युद्ध हुआ था और एक 1965 का युद्ध हुआ था, है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन प्राचीन काल में प्लास्टिक सर्जरी में विशेषज्ञता के लिए जाना जाता था। प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी में सुश्रुत, है ना। PYQ क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा आपको बताना है, ठीक है। ए, फर्स्ट से फर्स्ट वाला लिंक देखेंगे, फिर बाकी का, है ना, ऐसे देखते हुए चलेंगे। AEIO, उसके बाद यू आ जाएगा। AEIOU क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं, है ना। तो यू है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है। उसके बाद यू के बाद देखो सेकंड वाला तो जे ही रहेगा, सेकंड चेक ही मत करो, थर्ड वाला चेक करो। VWXYZABCD, तो लास्ट में डी आएगा, तो ये भी ऑप्शन खत्म, ऑप्शन नंबर थर्ड इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक संख्या को 96 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 11 प्राप्त होता है। यदि समान संख्या, जब समान संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो इसको 8 से विभाजित कर दो, तो 9 10 11, 3 बचेगा शेषफल। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में 96 से विभाजित किया जा रहा था तो 11 बच रहा था। अब सेम संख्या को अगर 8 से विभाजित करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा। देखो 11 शेषफल था, अब 8 से काटेंगे तो भाई 11 में से 8 तो हट ही जाएगा ना, 3 बचेगा केवल। तो इस तरह से करने होते हैं ये सवाल, आसान से। नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 नीली गेंदें, 36 हरी गेंदें, 60 काली गेंदें, और इन्हें उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार विभाजित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार की गेंद समान संख्या में हो। तो एक ही प्रकार की जो समान संख्या में गेंदें होंगी, तो उसके लिए आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। पूछा गया इसने, ऐसा होने के लिए आवश्यक पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है बताना है। तो एक ही समान गेंद होनी चाहिए हर एक पंक्ति में, है ना, और समान समान होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको HCF निकालना होता है। तो 24 36 और 12 60,
तो 12 ही होगा ना, 12 24 32 36 12 12 5 60 24 दूनी 48 तो हो नहीं सकता। तो 12 इसका एलसीएम होगा, सॉरी एचसीएफ होगा 12। 12 के बाद तो 12 दूनी 24, तो 24 आएगा ना। 24 नहीं हो सकता, तो 12 इसका एचसीएफ हो गया। ठीक है। तो भाई 12 12 की लाइन लगेगी, तो पंक्तियों की कितनी संख्या है बतानी है। तो 24 गेंद है, तो 12 12 की 2 लाइन लग जाएंगी। इसमें 12 3 36 3 लाइन लग जाएंगी। इसमें 12 पंजे 60 5 लाइन। तो 5 3 8 और 2 10, तो टोटल लाइंस कितनी लग जाएंगी 10। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रतिरोध वगैरह यार, इस सब के बारे में नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक त्रिभुज के लिए परिवृत्त की त्रिज्या सन्निहित वर्ग की त्रिज्या से दुगनी है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। क्या बोल रहा है, सॉरी। एक त्रिभुज के लिए परिवृत्त की त्रिज्या सन्निहित वृत्त की त्रिज्या से दुगनी है। अच्छा, एक त्रिभुज है, इसकी परिवृत्त की त्रिज्या इसके अंदर वाले वृत्त से दुगनी है, तो कौन सा सही है। अच्छा 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 अच्छा। तो ये है भाई आपका एक समबाहु त्रिभुज। सॉरी, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की ये विशेषता होती है, इसको विशेषता कह लो या फिर ये एक प्रॉपर्टी कह लो, है ना, कि उसकी जो परिवृत्त की त्रिज्या होगी वो डबल होगी अंदर वाली त्रिज्या से। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्लेम्ड भूमि को निषेधित करना चाहिए क्योंकि इसमें केवल हानियां ही हैं। ठीक है। कई देशों के पास बढ़ती जनसंख्या के लिए भूमि उपलब्ध कराने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं है। बढ़ती जनसंख्या के लिए भूमि उपलब्ध कराने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। रिक्लेम्ड भूमि को निषेधित करना चाहिए क्योंकि इसमें केवल हानियां हैं, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, तो गलत होना चाहिए। पुनः प्राप्त की गई भूमि का प्रकृति और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि इसमें पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता नष्ट हो जाती है, इसीलिए निषेधित करने को बोल रहा है ना। सही बात है, सेकंड वाला सही होना चाहिए। तो हम्म, दो, एक दुर्बल है और दो प्रबल है। ठीक है। चलिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम डैश में पारित किया गया था। तो मनरेगा आपका 2005 में था। आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा तेजी से चलता है ना, टाइम कम है। दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज आपको इसकी बनानी है। ठीक है। तो देखें, ऑप्शंस चेक करते हुए चलें। चलिए, तो पहले तो ये आएगी लाइन। ठीक है। उसके बाद आपको लाइन के पास ही दिखेगा ऐसे, तो ये वाला तो गलत हो गया। इसके नीचे कैसा है। ठीक, अच्छा ये देखो, ये ऐसा है, इसमें सबसे अलग है, तो देखें एक बार ऐसा है क्या, नहीं, तो ये थर्ड और फोर्थ तो ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में से देखना है। देखो ये ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, गलत हो जाएगा। मिरर इमेज में ऐसा होना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई फर्स्ट से फर्स्ट, फर्स्ट से लास्ट का देखो। फर्स्ट से फर्स्ट और फिर लास्ट से फर्स्ट से लास्ट का देखना है। ठीक है। तो जी से यू, जी से यू यानी 7 से टी यू, 21 यानी कि +14। बी से 16 यानी कि +14। सी से 17 यानी कि +14। ठीक है, 3 से 17, तो +14 +14 है। 4 से 18 +14, तो +14 करेंगे इस पर कितना हो जाएगा, 16 में 14 प्लस करेंगे तो 30 यानी कि डी हो जाएगा। तो ये दो ऑप्शन खत्म। ठीक है। ई में +14 करेंगे तो 5 में 14 करेंगे तो 19 हो जाएगा, यानी कि एस हो जाएगा। ये ऑप्शन भी खत्म। तो ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि इतने 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 का औसत 52 है। तो भाई औसत 52 है इनका, तो जोड़ दो सिंपल। 1 2 3 4 है, 4 से भाग कर देना जोड़ के, तो 1 2 3 4, 4x प्लस 5 3 8, 8 8 16 8 3 24, बटे में 4 करेंगे तो एवरेज आ जाएगा आपका कितना, 52 आना चाहिए एवरेज, तो 52। तो 4 से काट दो, 4 4 6, तो एक्स बराबर आ जाएगा 52 - 6 यानी कि हाँ 46। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी पुरुष गायक हैं, सभी गायक अभिनेता हैं, ये सारे गायक अभिनेता हैं।
कुछ गायक महिलाएं हैं, तो इनमें से ये जो कुछ गायक हैं ये महिलाएं हैं। सभी पुरुष अभिनेता हैं, सारे पुरुष अभिनेता के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। कुछ अभिनेता महिलाएं हैं, कुछ अभिनेता महिलाएं हैं क्या, बिल्कुल सही बात है। सभी महिलाएं अभिनेता हैं कि सारी महिलाएं अभिनेता हैं क्या, नहीं, कुछ बाहर भी हैं, इससे तो ये गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड ओनली, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पात्रों ए और बी में 3:8 6:5 में के अनुपात में स्प्रिट और पानी है। 5:6 के अनुपात में स्प्रिट और पानी का घोल प्राप्त करने के लिए सामग्रियों को किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए। बहुत आसान सा सवाल। एलिगेशन लगा दो किसी भी एक पे। दो मिश्रण है जिसमें ये रेशो दे रखा है 8 3 11 6 5 11 6 5 11, ठीक है। और भी आसान रहता है बट मिक्सर से कर देते हैं, ठीक है। ए और बी दोनों में किसी भी एक चीज पे मिक्सचर लगा दो, जैसे स्प्रिट और पानी है ना, तो स्प्रिट पे लगा देते हैं, ये स्प्रिट है, ये स्प्रिट है और ये स्प्रिट है, ठीक है। तो पहले वाले में और दूसरे वाले में, तो इसमें देखो 3 स्प्रिट है, टोटल कितना है 11 है, तो 11 में से 3 स्प्रिट है रेशियो। बी में कितनी स्प्रिट है, 6 स्प्रिट है 11 में से, ठीक है। और ओवरऑल में कितनी है, जब बनाया गया तो ओवरऑल में 5 स्प्रिट है 11 में से, ठीक है। तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 6 में से 5 गया 1/11, और 5 3 गया 2/11, तो रेशियो निकालेंगे तो 11 से 11 कट गया, तो 1:2, ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन। यदि बहुलक और माध्य का अनुपात इतना है, अनुभवजन्य संबंध का उपयोग करते हुए माध्य और बहुलक, अनुभवजन्य संबंध क्या होता है कि भाई बहुलक बराबर आपका 3 माध्य का -2 माध्य, ठीक है। तो बहुलक कितना दे रखा है आपको, इसमें बहुलक 13 दे रखा है बराबर, माध्य कितना दे रखा है 9, तो यहाँ 9 × 27 -2 माध्य, तो ये 2 माध्य इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये 13 इधर आ जाएगा, तो 13 दूनी 26, ये बचा 14, माध्य कितना आ गया 7, ठीक है। पूछा गया माध्य और बहुलक का संबंध, तो माध्य आ गया 7 और बहुलक कितना ऑलरेडी 13 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस फोकस दूरी वूरी ये सब भाई साइंस के न्यूमेरिकल्स नहीं छुएंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक पृथ्वी और एक सेब जिनके बीच की दूरी एक्स, अगेन यार साइंस के न्यूमेरिकल्स ज्यादा दे दिया जिन्होंने यार। 11,200 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है, तो दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर बतानी है। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज है और दोनों वर्ष अलग अलग ब्याज की दर है, ठीक है। 11,200 रुपये की राशि इतने रुपए हो जा रही है 2 वर्षों में, ठीक है भाई। तो पहले वर्ष तो 20% का रेट है, तो 11,200 रुपये की राशि 20% यानी 10% हो गया 1120, और 20% हो गया 2240, है ना। तो इतने रुपए का ब्याज मिल गया कब, पहले वर्ष। तो राशि कितनी हो जाएगी 11,200, तो 0 4 2 2 4 3, इतनी होगी राशि, ठीक है। अब इससे अगले साल इससे बढ़कर कितनी हो जाएगी 15,456 हो जाएगी, ठीक है। यानी कितना ब्याज मिल गया इस पे 13,440, अगर इसमें माइनस करूँ 6,102, तो भाई इतनी राशि थी, इस पे ब्याज कितना मिला 2016, तो 2016 ब्याज मिला किस पे 13,440 पे, इंटू 100 करेंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगा, कितना परसेंट ब्याज मिला दूसरे साल। जीरो से जीरो खत्म, एक जीरो यहाँ बढ़ा दो, इसको खत्म कर दो, ठीक है। 4 4 8 9 3 12, 4 8 5 48 64, 8 एकम 8 और 5 इधर गया, 8 6 48, 8 8 64, तो 8 दूनी 16, 8 5 40, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 315/21, तो ये 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, है ना। 7 तिया 21, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 7 चौक 28, 29 30 31, 3 7 पंजे 35, 3 एकम 3 पंजे 15, तो 15% आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। पहले पहले साल के हिसाब से निकाल लिया, फिर उसके बाद सेकेंड ईयर के हिसाब से अलग कर दिया, ठीक है। अगस्त 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। ये भी शायद किसी मॉक में आया था। हम्म
अभी रिसेंट किसी मॉक में तो आया था ना ये। फिलीपींस था क्या इसका, कुछ ऐसे करके था आई थिंक। नॉट श्योर। भारत के संघात्मक विशेषता से संबंधित प्रावधान का संबंध किस देश से है? तो संघात्मक जो हमने फेडरल स्ट्रक्चर लिया है अपना, वो कहाँ से लिया है? कनाडा से। ठीक है। आसान सी चीजें हैं, अगर आपने याद की हुई हैं, पहले ही पढ़ी हुई हैं अच्छे तरीके से तो। खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रखा जाता है? तो खनन आपका प्लस जो कृषि वगैरह है इससे रिलेटेड जो गतिविधियां है ना, माइनिंग और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो गतिविधियां हैं, वो आपकी प्राइमरी सेक्टर में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने घर से रीमी 20 किलोमीटर उत्तर की तरफ, तो 20 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलती है। फिर वह पश्चिम की तरफ, तो पश्चिम की तरफ मुड़ी और 15 किलोमीटर चलती है। ठीक है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ी और 10 किलोमीटर, दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर, यानी कि इससे आधा, 10 किलोमीटर गई। अंत में वो पूर्व की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर तक गई, तो पूर्व की तरफ मुड़ी 15 किलोमीटर तक गई। वह अपने घर से किस दिशा में है? तो अपने घर से उत्तर दिशा में है भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब है, पूछा गया बी ई से किस प्रकार संबंधित है? तो बी का ई से संबंध बताना है, ये भूल जाओ। बी से ई का देखो डायरेक्ट, बी एंड सी का मतलब क्या है? ए बी का पति है। ए पति है बी का। ठीक है। ए एंड बी का मतलब ए बी का पति है, तो ए बी का पति है। ठीक है। इसका मतलब क्या है? ए बी की बहन है, तो ये बहन है किसकी? बी की, यानी कि डी की बहन है। एट द रेट का मतलब क्या है? ए बी की पुत्री है, तो डी जो है वो पुत्री है किसकी? ई की। तो बी ई से किस प्रकार संबंधित? तो ई की पुत्री का पति, बी का संबंध ई से बताना है। ई से कैसे संबंधित है? पुत्री का पति यानी कि दामाद। ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादा चॉकलेट खाने से दांतों की समस्या हो सकती है। ठीक है। धारणा क्या बनाई जा सकती है? चॉकलेट में चीनी की मात्रा अधिक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप बैक्टीरिया का विकास हो सकता है। ऐसा डायरेक्ट तो बोला नहीं गया इसमें कहीं, चॉकलेट खाने से दांतों की समस्या हो सकती है बताया। चीनी की मात्रा अधिक होती है ऐसा कुछ इसमें बोला, या बैक्टीरिया का विकास बोला है? नहीं। दिन में 2 बार ब्रश करने से दांत मजबूत रहते हैं, ये भी नहीं है। दोनों में से कोई सी नहीं तो नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से दोनों ही गलत होनी चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश ऊर्ध्वाधर स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है, और जिन्हें समूह कहा जाता है, और डैश क्षैतिज जिन्हें आवर्त, यानी कि कितने आवर्त और समूह है? 18 और 7। ये तो कल भी आया था एक शायद, कल मतलब जो पिछला मॉक था उसमें भी आया था सेम क्वेश्चन। किसी पिंड पर कार्यरत 10 न्यूटन बल द्वारा विकसित किया गया बल परिणाम स्वरूप 2 मीटर तक विस्थापन। अगेन ये साइंस का न्यूमेरिकल है, आगे बढ़ते हैं। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है। निकट बिंदु कितना होता है भाई? 25 सेंटीमीटर पे होता है। और ये आपने अगर मेडिकल दिया होगा, है ना, पास में से जो पढ़वाते हैं 25 सेंटीमीटर की दूरी से पढ़वाते हैं। ठीक है। ए प्लस वन अपॉन ए बराबर इतना है, तो देखो ए प्लस वन अपॉन ए बराबर आपको दिया है 4। ए माइनस वन अपॉन ए बराबर पूछा है क्या है? जब आपको ऐसे दिया हो प्लस में और सेम पूछे माइनस में, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? रूट का के स्क्वायर प्लस माइनस 4। माइनस का पूछा है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, प्लस हटा देंगे। ठीक है। प्लस का पूछता तो प्लस लगा देते, है ना। के क्या होता है ये? तो के स्क्वायर इनके 4 चौक 16 माइनस 4 बराबर 12। तो रूट का 12 बराबर 4 × 3 = 12 होता है। 4 बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा 3, तो 2√3। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शांति काल में प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है? पीवाई का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, शुरुआत में शायद ये गलत ही हुआ था मेरे से भी। तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार शांति काल में, है ना, बहुत अच्छे से याद है क्योंकि शायद गलती हुआ था ये। शांति में जो प्रदान किया था सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है वो होता है अशोक चक्र। वैसे जो सैन्य पुरस्कार है वो है परमवीर चक्र, सबसे उच्च। ठीक है। तो शांति काल में जो है वो अशोक चक्र होता है सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार। ठीक है। दो संख्याएं इसके अनुपात में है, उनका HCF 11 है, तो संख्या बतानी है, बताओ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 11 है। अब 11 अगर इसमें लगा दें हम दोनों संख्याओं में, तो वो संख्या आ जाएंगी सिंपल। 11 99, 11 कम 11 और 9 20, 77 11 कम 11 और 7 18, ये संख्या हो जाएंगी।
संख्याओं का रेशियो दे रखा हो, एचसीएफ दे रखा हो, तो मल्टीप्लाई कर दो, संख्या आ जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या है आपको बताना है, बहुत बड़ी बड़ी संख्या दे रखी है। 2 3 6 2 9, 3 5 9 3। बट इनमें डिफरेंस इतना ज़्यादा है नहीं, तो डिफरेंस अगर देखा जाए तो कितना है, 629। तो 29 और 7 36, तो यहाँ पे 36 माइनस हुआ है, यहाँ पे 68 यानी कि 70, 80 90, 23 और 2 25 माइनस हुआ है। तो 36 और 25 को देख के आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो आगे 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस हुआ क्या, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 1 गया 5, 5 2 3 5 5 2। ऑप्शन में ये रहा, खत्म काम। ठीक है, ये चीज़ आपकी काम आती है, स्मार्ट अप्रोच। यदि x+1/x बराबर 2 है, x⁻99+1/x⁻99 बराबर क्या होगा। जैसे ही आपको सामने 2 दिख जाए ना, तो आसान सवाल हो जाता है बहुत ही। x+1/x बराबर कितना है, 2 है। तो भाई जब भी यहाँ 2 दिख जाए सामने तो खत्म सवाल। यहाँ पे x को 1 रख दो, यहाँ पे x को 1 रख दो, तो सेटिस्फाई कर गया, 2 बन गया। तो यहाँ पे x को 1 रख दो, यहाँ पे x रख दो, तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन। भारत में पहला आम चुनाव कब आयोजित किया गया था। भारत का पहला आम चुनाव हुआ था आपका 1951 और 52 में। ठीक है, आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कूट भाषा में ये सब लिखा गया है, पूछा क्या भाई, टेक मेडिसिन्स को क्या लिखा जाएगा। तो भाई टेक और मेडिसिन्स, मेडिसिन्स ये रहा, टेक ये रहा। और कहीं है कि ये दोनों मेडिसिन यहाँ पे है, और कहीं है कि मेडिसिन 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 नहीं। तो यानी कि इसमें जो कोड है ना, वो एक कोड ऐसा है जो मेडिसिन का है, वो यहीं पे है और कहीं नहीं है। ठीक है, तो देखो एक कहीं और है क्या, एक ये रहा, तो मेडिसिन का एक तो नहीं हो सकता। 5 यहाँ पे है, 5 और कहीं है क्या, 5 और कहीं नहीं है, तो 5 मेडिसिन का हो सकता है। 4 यहाँ पे और कहीं है क्या, 4, 4 ये रहा, तो 4 मेडिसिन का नहीं हो सकता। 2 यहाँ पे है और कहीं है क्या, 2, 2 ये रहा, तो 2 भी मेडिसिन का नहीं हो सकता। इट मीन्स कि मेडिसिन का तो 5 ही है। तो ये 2 ऑप्शन तो खत्म, क्योंकि एक कोड 5 होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, टेक। तो टेक कहाँ है, यहाँ पे है। तो टेक को क्या लिखा जाता है, 8 4 और 9। तो 8 और 4 दोनों है इसमें, लेकिन टेक केवल इसमें और किसी में नहीं है। यानी कि इनमें से 8 4 9 में से एक कोड ऐसा है जो इसी में है केवल, और किसी में नहीं है। तो देखो 8 इसमें है, 8 कहीं और है क्या, एक बार इसको मिटा लेते हैं सबको। 8 और कहीं है क्या, नहीं, 8 हो सकता है। 4 इसमें है, 4 और कहीं, 4 ये रहा, यानी 8 और 4 में से एक ही हो सकता है, 4 हो नहीं सकता। तो 8 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने, आवर कौन सी आकृति मेंडलीव की आवर्त सारणी को दर्शाती है, जो 1872 में एक जर्मन जनरल जर्नल में प्रकाशित हुई। यार ये सब मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं पता। चलो तुक्का मार देता हूँ, सी ऑप्शन लगा देता हूँ, बाकी लेट्स सी। एक दो तो तुक्का मार ही सकता हूँ। 6 मित्र हैं जो कि व्रत के केंद्र के बैठे हैं, ये व्रत बना लो। कितने, 6 लोग हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन समान क्रम में नहीं बैठे हैं। ठीक है, बी और ई एक दूसरे के निकट पड़ोसी नहीं है। ठीक है, बी ए के दाएं से दूसरे स्थान, तो ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बी बैठा है। ठीक है, सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी यहाँ नहीं हो सकता है। किसका, ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सॉरी। तो सी यहाँ नहीं हो सकता, सी यहाँ नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो डी और ए के बीच में दोनों तरफ से 2 आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा डी। ठीक है, और क्या बताया इसने भाई, बी और ई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी और ई, तो ई तो यहाँ नहीं बैठ सकता। ठीक है, या तो यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा ई, है ना। ठीक है, सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी ए का निकटतम पड़ोसी सी यहाँ नहीं हो सकता, तो सी तो यहीं होगा, है ना। इन दोनों में से एक पे होगा, तो सी तो यहाँ हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी डी बैठ गया, ना तो सी यहाँ बैठ सकता, ना यहाँ बैठ सकता, तो सी यहाँ बैठेगा। ई या तो यहाँ, या तो यहाँ, तो ई यहाँ बैठेगा, सिंपल। ठीक है, अब पूछा गया इसने, एक ही जगह बची, एफ के बैठने के स्थान कहाँ है, तो एफ यहाँ कहीं नहीं बैठा, तो एफ यहाँ बैठा है। ए और सी दोनों का निकटतम पड़ोसी है क्या एफ, नहीं। ए के बाएं से दूसरे स्थान पर है क्या, नहीं। सी के दाएं से तीसरे स्थान, सी के दाएं से 1 2 3,
बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार के पास 250 किलोग्राम चावल है, जिसका एक भाग वह 20% के लाभ पर और शेष भाग 10% की हानि पर बेचता है। उसे कुल मिलाकर 14% का लाभ होता है, तो 10% की हानि पर बेची गई मात्रा ज्ञात कीजिए। जब भी आपको ऐसे दिया जाए एक टोटल भाग, दो भागों में बांटकर बेचा जाए उसको, एक भाग पे लाभ या हानि कुछ भी हो सकता है, दो अलग अलग भागों में बांट के दिया जाए और फिर ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस दे दिया जाए, तो इसमें आप एलिगेशन लगाइए। कैसे? पहले को उसने 20% लाभ और दूसरे को 10% की हानि पे। तो पहले को 20% लाभ के साथ यानी कि 120% पे बेचा, दूसरे को उसने 10% की हानि यानी कि वो 90% पे बेचा। ठीक है, ओवरऑल उसको 14% का लाभ हुआ यानी कि ओवरऑल उसने 114% पे बेचा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब एलिगेशन लगा दो ऐसे, तो ये कितना आ गया? 6, और ये 90, 100, और 20 और 4 24। ठीक है, तो ये रेशियो आ जाता है 6 कम 6 6 चौक 24। तो ये जो रेशियो है ना, यही रेशियो किसका आ जाता है? इनका आ जाता है। कि जो 20% प्रॉफिट पे बेचा था वो 4 रेशियो था, और जो 10% लॉस पे बेचा था वो 1 था। तो ओवरऑल मात्रा कितनी हो गई? 5। तो 5 में से एक भाग उसने किस पे बेचा है? 10% की हानि पे बेचा है, यही पूछा है इसने। पर ओवरऑल तो भाई 250 किलोग्राम चावल है, तो 250 का 1/5 इसने बेचा है किस पे? 10% की हानि पर, यानी कि 50 किलोग्राम बेचा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क पे क्या है, ये बताना है। क्वेश्चन मार्क कहाँ है भाई? यहाँ पे। तो क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो भाई, एक एक साइन को चेक करते हुए चलो। जैसे प्लस है, तो ये एक आगे हो गया यहाँ पे, फिर नीचे आ गया यहाँ पे। तो अभी कोने में आना चाहिए इधर, और फिर ये ऊपर आना चाहिए, है ना। एक बार ये इधर आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, ऐसे ऐसे चल रहा है ये। ठीक है, प्लस का साइन। तो यहाँ से फिर नीचे आ गया, अब यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ कोने में प्लस का साइन देख लो एक बार, किस में? लो भाई, कोने में प्लस का साइन केवल एक ही में है ना। बाकी और चीज़ों को चेक करना चाहते हो तो कर लो आप। जैसे ये यहाँ पे है, ये इधर चला गया, फिर ये ऊपर चला गया, तो गोला यहाँ पे आना चाहिए साइड में। तो ये पहले वाले ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में है। ठीक है, प्लस के साइन से हमने पहचान लिया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल है। पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल है। ये ये पूछा गया है शायद पहले मॉक या पीवाईक्यू में, ये मेरे पास लिखा हुआ है नोट्स में। इसमें होता है 10 की पावर, कितना होता है? 10 की पावर 20 या 22। आई थिंक 20 होता है 10 की पावर। ये सेम आई थिंक ज्योग्राफी में पूछा था, यहाँ पे साइंस के हिसाब से पूछ रखा है। ये शायद ज्योग्राफी के सेक्शन में दे रखा था आई थिंक। पदार्थ का एक रूप है जिसमें कई इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के नाभिकों के बीच स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। डैश पदार्थ का एक रूप है जिसमें कई इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के नाभिकों के बीच स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणुओं के नाभिकों के बीच स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। द्रव्य में घूमेंगे नहीं, प्लाज्मा में घूम सकते हैं, ठोस में घूमेंगे, गैस में घूमेंगे। हम्म प्लाज्मा और ठोस और गैस, देखते हैं इसको। मेरे हिसाब से गैस में घूमते होंगे। इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के नाभिकों के बीच स्वतंत्र रूप से गैस ज़्यादा फैलती है, तो शायद इसमें घूमते होंगे। आई एम नॉट श्योर, देख लेंगे। दो संख्याओं का योगफल इतना है। एक संख्या का एक तिहाई दूसरी संख्या के एक सातवें भाग से 8 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई बराबर आपको दे दिया 184, और एक संख्या का एक तिहाई यानी एक संख्या का एक तिहाई बराबर है दूसरी संख्या वाई के 1/7 से 8 अधिक। ठीक है, तो यानी ये हो गया x/3, और ये हो गया आपका y/7 + 8। ठीक है, ठीक है। ये तो आप बेसिक से ऐसे कर सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे आप। बाकी बेसिक से कर लेते हैं पहले। तो हो जाएगा y + 8 × 7 बराबर x/3। ये इधर चला गया, इधर चला गया, तो कितना आ गया? 7x बराबर 3y प्लस 3 × 6 = 18, 3 × 15 = 16। ये आ गया भाई, है ना। इसको मिटा देते हैं। ये हमारा पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन आ गया। ठीक है,
ठीक है, या तो आप ऐसा करो, यहाँ पे रख दो 7x - 3y बराबर 168, या फिर x बराबर यहाँ पे रख दो 184 - y, एक ही बात है। ठीक है, 3y + 168। तो 7 चौक 28, 7 8 56, 57 58, 7 5 12। ठीक है, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 7 6 57 58 5 12। ठीक है, ठीक है, -7y बराबर 3y + 168। ये 3y, ये 7y इधर चला जाएगा, 168 इसमें माइनस वन कितना हो जाएगा, 0 2 1 और 1। ठीक है, ठीक है, बराबर 10y। तो y बराबर आ जाएगा, 0 से 0 खत्म, y बराबर आ गया 112। पूछा गया इसने छोटी संख्या, अगर 112y है तो x कितना आ जाएगा, 2 7। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, x हमारी 72, छोटी संख्या आ गई 72। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्ताकार मार्ग पर 3 एथलीट दौड़ रहे हैं। वे शुरुआती बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और मार्ग के एक दौरे एक दौर को पूरा करने के लिए इतने 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 सेकंड्स लेते हैं। पहली बार शुरुआती बिंदु पर वो कितने मिनट में मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम। ठीक है, तो इनका एलसीएम निकालो आप। कितना होगा, 180, 150, 120। तो अगर 180 को एलसीएम मान लो तो आप 18 दूनी 36। हम्म, देखो ऐसा करते हैं, एलसीएम निकालना। देखो ये 12 × 10 मान लो, इसको इसको 15 × 10 मान लो, और इसको 180 18 × 10 मान लो। ठीक है, तो 18 18 मान लेते हैं एलसीएम, 18 × 10 हो गया। अब ये 15 × 10 है, तो 10 इसमें है, 15 इसमें है क्या ऑलरेडी। देखो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 6। तो 3 तो है, 15 बनाने के लिए 5 और चाहिए, तो इसमें 5 और लगा दो। ठीक है, 12 इसमें है क्या, 18 में देखो 12 है क्या, देखो 10 में 2 है और 18 में 6 है, तो इसमें 12 ऑलरेडी है ना। 12, तो 6 × 3 = 18, है ना। 18 × 5 = 90, 900। एक सॉरी 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 सॉरी, जब भी मैं कहूँ कि भाई 12 से तो नहीं कटेगा, नहीं 12 से कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा, नहीं 12 7 84 नहीं कटेगा। 10 तो यहाँ पे ऑलरेडी है ही यार, क्या कर दिया ये एलसीएम में। 10 तो चाहिए ही चाहिए ना, तो 10 को तो भूल ही जाओ। तो यहाँ पे 6 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 और चाहिए। 5 दूनी 10 यानी कि 1800 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, देखो 120, 150, 180। तो मान लेते हो 180 एलसीएम है, तो अगर मैं इसमें इंटू 2 कर देता हूँ, 18 दूनी 36, 360। अरे यार इतना जल्दी क्यों करना। ठीक है, ठीक है, 0 0 0 हटा दो इसमें से, 10 तो सब में से ले ही लिया हमने, है ना। सबसे बड़ी वाली संख्या को मैंने एलसीएम मान लिया। ठीक है, तो 18 यहाँ पे है, 15 15 यहाँ पे है क्या, इसमें 6 × 3 = 18 है, तो 3 इसमें है, 5 नहीं है, तो 5 इसमें और ऐड कर दिया मैंने। 12 इसमें है क्या, नहीं 18 है, 6 दूनी 12। तो 6 × 3 = 18 इसमें है, लेकिन 2 नहीं है, तो 2 इसमें और ऐड कर दिया, तो 5 दूनी 10, 1800 इसका जो है एलसीएम हो गया। तो 1800 सेकंड में मिलेंगे, यानी मिनट में आंसर दे रखा है, तो 1800 सेकंड मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। 6 × 3 = 18, 30 मिनट। रात होते ही मैं बन जाता हूँ यार, पता नहीं क्या बन जाता हूँ, उल्टी सीधी मिस्टेक्स होने लगती है। संतुलित अभिक्रिया, ये बच्चों वाले सवाल हुआ करते थे 9th क्लास में, बट अभी मैं बच्चों वाले सवाल भी नहीं कर पाता हूँ ये 9th क्लास के, क्योंकि बिल्कुल ना तो पढ़ता हूँ साइंस, ना पढ़ने देता ना किसी को पढ़ने देता हूँ। हाँ ये तो डायग्राम वगैरह आ रहे हैं ना, ये मॉक टेस्ट में भी आ रहे हैं, ये तो आसान हो सकते हैं। हम्म, तो भाई इनमें से ये पहचानना है कि कौन सा क्या है। तो भाई ये तो सेंटर है आपका, है ना। तो भाई 4 नंबर, अच्छा ये 4 नंबर पे तो सेंटर होना चाहिए। ओ, एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 नंबर पे सेंटर है, बाकी सब खत्म। लो भाई, इतना इजी क्वेश्चन कर दिया इसने तो। चलिए, यदि 5 सबसे ऊपर है तो कौन सी संख्या सबसे नीचे होगी।
यानी 5 के अपोजिट बताना है। देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। जब ऐसे पूछा जाए जो कॉमन संख्या उसके अपोजिट क्या आएगा, तो कॉमन संख्या के अपोजिट वो संख्या आती है जो इसमें नहीं दे रखी है। एक इसमें दे रखा नहीं हो सकता अपोजिट, 3 दे रखा नहीं हो सकता, 2 दे रखा नहीं हो सकता, यानी 4 ही इसके अपोजिट हो सकता है क्योंकि 4 नहीं दे रखा। ठीक है, ये आसान सी चीज़ें हैं जो आप समझ जाएंगे। रेलवे ट्रैक के मोड़ के या एक वक्र के निकट का बाह्य भाग सामान्यतः उठाया जाता है रेलवे ट्रैक के तीव्र क्षय को रोकने के लिए, आवश्यक केंद्राभिसारी बल उत्पन्न करने के लिए, आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए, ट्रेन की गति को बढ़ाने के लिए। वक्र के निकट का भाग सामान्यतः उठाया जाता है। क्यों उठाया जाता है? तीव्र क्षय को रोकने के लिए, अभिसारी बल उत्पन्न करने के लिए, गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए, गति को बढ़ाने के लिए, क्षय को रोकने के लिए। बल तो क्या ही लगता होगा, आई थिंक क्षय रुकता हो, आई एम नॉट श्योर ना, ये सब चीज़ें मुझे पता नहीं है और देख लेंगे। लगान वसूली के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के किस हिस्से में शुरू की गई थी? तो रैयतवाड़ी जो थी वो किस में थी? दक्षिण भारत में थी। ठीक है, पश्चिम भारत में थी मालवाड़ी, और पूर्वी भारत में जो थी वो क्या थी? आपकी स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ लकड़ी धातु है, सभी धातुएं पत्थर हैं, ये सारी धातुएं क्या है? पत्थर है। कुछ प्लास्टिक धातु हैं, तो जो धातु है इनमें से, इन धातुओं में से कुछ क्या है? प्लास्टिक है। कुछ प्लास्टिक जो है वो धातु है। ठीक है, कुछ पत्थर प्लास्टिक हैं, तो कुछ पत्थर प्लास्टिक में आ रहे हैं क्या? बिल्कुल सही बात है। कुछ लकड़ी पत्थर है, तो कुछ लकड़ी पत्थर में आ रही है क्या? यार ये बिल्कुल सही बात है। सभी पत्थर धातु है, तो सारे पत्थर धातु है क्या? नहीं, सारी धातु तो पत्थर है लेकिन सारे पत्थर धातु नहीं है। तो केवल एक और दो सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जिंक की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जिंक की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? नहीं पता यार ये, लेकिन ये आया हुआ है मॉक टेस्ट में। कोई नहीं, देखते हैं इसमें। यार आज तो 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही हुए हैं टोटल। पता नहीं क्या होगा भाई। देखते हैं। N3 N1 से अधिक लेकिन N5 से कम आय अर्जित करता है, तो N3 N1 से अधिक लेकिन N5 से कम आय अर्जित करता है। N6 केवल दो लोगों की तुलना में कम आय अर्जित करता है, तो N6 दो। पता नहीं कहाँ पे आएगा भी, देखते हैं आगे देखते हैं। N4 सबसे कम आय अर्जित करता है, तो N4 तो भाई सबसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, N2 की आय N1 से कम है, N1 से कम है N2 की, यानी N2 नीचे आ जाएगा N1 से। N5 सबसे अधिक आय अर्जित करता है, तो N5 सबसे अधिक वाला हो गया। ठीक है, यानी बाकी सब इसके नीचे होंगे। N7 N6 से अधिक कमाता है, N7 N6 से अधिक कमाता है। N6 कहाँ है भाई? हम्म, अच्छा N6 ये रहा। N6 केवल दो लोगों की तुलना में कम आय अर्जित करता है, यानी N6 को बस दो से कम आय मिलती है, बाकी सबसे ज़्यादा मिलती है। यानी कि एक तो N5 हो गया, एक और व्यक्ति होगा, और उससे नीचे कौन आएगा? आपका N6। ठीक है, ठीक है। N7 N6 से अधिक कमाता है, तो N7 N6 के ऊपर होगा। एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात लोग हो गए, बिल्कुल ठीक है। दूसरी सबसे अधिक आय अर्जित कौन करता है? N7 अर्जित करता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज साइंस के न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा हो गए यार, इस वजह से हमने अटेम्प्ट ही बहुत कम किए। इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा? तो भाई लिखो जल्दी से। BLANKE और T। 4 5 4 9 10 5 15, 1 2 3 4 5 6, 65 को 60 लिखा जा रहा है, क्यों? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि -5 किया जा रहा है, 7 तो नहीं किया जा रहा। तो PTUR PLE। तो 6 और 1 7, 8 7 15 5 20 21 22 23 और 5 28, 3 4 5 6 7 8। तो अगेन -5 कर दिया, तो इसमें भी देखो 2 TU TOT 40 5 18। तो 8 5 13 14 15 16, 1 2 3 4 3 7 और 1 8, -5 करेंगे, कैसे आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? वाराणसी स्थित है, गाजीपुर, लखनऊ, कानपुर। ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी। लखनऊ क्या है? गोमती नदी के किनारे पर है। ये पहले मैंने गलत किया था क्वेश्चन, मुझे लगा था लखनऊ भी गंगा नदी के किनारे पे ही है, बट उस वक्त गलत हुआ था, इसलिए सीखने को मिला। जलवायु परिवर्तन सूचकांक और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है?
नो आइडिया भाई। आज तो थोड़ा सा मुझे हैवी लग रहा है मामला। निम्नलिखित में से किसे भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है? तो भारत का डायमंड सिटी कौन सा है? सूरत। आसान सी चीज, अरे ले पन्ना लग जाता है अभी। आसान सी चीजें। अक्षर समूह दिए गए, इनमें से तीन किसी तरह समान है, एक भिन्न है। तो ऑड वन आउट छांटना, अगेन मैंने कहा आपको लास्ट वाले पेयर से चेक करना है आपको सबसे पहले, ठीक है। तो वी डब्ल्यू एक्स वाई प्लस इधर से थ्री हो रहा है, ठीक है। सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस जी एच आई जे के एल एम एन ओ, सी डी ई एफ जी एच आई जे के, 2 4 6, इसको गिन के ही लिख लेते हैं ना। 11 और 3 में कितने का गैप है? 7 का, सॉरी 8 का, ठीक है। एस कितना है? एस है आपका 19 और ये कितना है? 11। तो 8 का गैप है। ये 15 है, ये 7 है, तो ये 8 का गैप है। सब में 8 8 का गैप है, इसमें केवल 3 का गैप है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो ऑड वन आउट हो गया। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्री के सर का फूला हुआ निचला भाग। हम्म, स्त्री के सर का फूला हुआ निचला भाग क्या होता है? स्त्री के सर का मध्य लंबा भाग, स्त्री के सर का अंतिम भाग। अंडाशय में क्या होता है? अंडाशय में क्या होता है? अंडाशय में होता है बीजांड होते हैं, ठीक है। तो 4 का बी होना चाहिए, तो ये ऑप्शन खत्म। ये दो बचे, ठीक है। स्त्री के सर का फूला हुआ निचला भाग, फूला हुआ निचला भाग क्या कहलाता है? स्त्री के सर का मध्य लंबा भाग क्या कहलाता है? हम्म, अंतिम भाग वर्तिका होता है या अंडाशय होता है? अंतिम भाग अंडाशय होना चाहिए ना। नीचे वाला अंडाशय होना चाहिए, तो आई थिंक बी इसका करेक्ट होना चाहिए। लत्ती नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, यहाँ पे तीन संख्या हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हो सकती हैं, बट देखो ये दोनों संख्या बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो इसकी संभावना ज़्यादा है कि इन दोनों से ये बन रही होगी। तो देखो 9 8 17, 17 का मल्टीपल है क्या? ये 17 दूनी 34, और 9 नहीं है 17 का मल्टीपल, तो 8 नहीं 72। 72 का मल्टीपल हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि एंड में 2 है। तो क्योंकि ये बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, तो 8 8 64, 9 9 81, 4 1 5, 8 6 14, 145 का मल्टीपल है क्या? नहीं। तो 729, 64, 512, 9 में से 2 गया, 7, 1, 217। ना स्क्वायर ना क्यूब, तो क्या हो सकता है? एक सेकंड रुकना है भाई, पानी पी लूँ, तेरा गला बहुत सूख रहा है। हाँ भाई, क्या चल रहा है इसमें? अरे यार 3 मिनट रह गए हैं। तो नो, एक बार लास्ट था, इसके अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओह, ये भी ऐसे ही है भाई। हम्म, तो ये दो छोटी संख्या बीच में बड़ी संख्या है क्या? नहीं। तो 121, 9 से 99, तो 11 9 99, और 11 का स्क्वायर। ओके। तो 11 9 99, 9 की 11 से मल्टीप्लाई और 11 का स्क्वायर। 42 का मल्टीपल देख लें क्या है, ये मल्टीपल क्या 42 का? ये 8 8 64, यानी 42 की 8 से मल्टीप्लाई का, 8 2 16, 8 चौक 32 33, बिल्कुल सही। 42 8 336 और 8 का स्क्वायर दे रखा, बहुत सही। तो 16 का मल्टीपल है क्या? नहीं। 39 का है क्या? 4 3 12, 4 चौक 16, नहीं।
15 का है कि 15 कम 15, 15 तिया 45 और 13 का स्क्वायर दे रखा है 169, बिल्कुल सही। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर रखिए लास्ट वाले से इधर, और जिससे मल्टीप्लाई कर रखिए उसी का स्क्वायर दे रखा है फर्स्ट पे। ठीक है, तो ये चीज़ तो ठीक है। अब भाई ये अभी जो हम लास्ट वाला देख रहे थे ये रह गया। इसमें देखो यार, सोचने की कोशिश करते हैं, लॉजिक कुछ मिल रहा है क्या? 8 9 72 नहीं हो रहा, स्क्वायर का 64 81, 5 8 6 14 नहीं हो रहा, 14 28 14 42 3 5 15 3 4 13 4, -4 कर रहा है ना, -4, 121 और 8 8 64 4 5 6 7 8 100, लेकिन ये तो बहुत कम हो जाएगा। स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 439, और 4 3 7 मल्टीपल नहीं हो पाएगा। 729, 512, 729, 512, 8 का क्यूब, और मैं इसमें से माइनस करूँ तो मेरा 1 3 4, बहुत बेहतरीन यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो इसने 1 का क्यूब किया 512, 8 9 का स्क्वायर किया, तो इसने बचा 431। ठीक है, 11 का क्यूब करेंगे 100, ये और 64, 7 और 12 6 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्यूब करो 9 का, 729, 144 माइनस करेंगे 5, 8, 5, तो अब 8 बचना चाहिए ना, तो 8 तो नहीं बचा, तो 13 का क्यूब 343 में से 25 गया, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट होना चाहिए, है ना। 25 बचेगा ना, एक सेकंड कहाँ गया, अरे भाई कहाँ चला गया, तो क्या यार, मैं पहले ही बोल रहा था मेरे को थोड़ा सा हैवी लग रहा था भाई, आज का मॉक टेस्ट थोड़ा सा हैवी इस वजह से लग रहा था क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स थे ना बहुत ज़्यादा थे साइंस के, और हमने गलत क्वेश्चन 6 कर दिए। पता नहीं लास्ट वाला क्वेश्चन ठीक हो पाया या नहीं, है ना। हम्म, खैर जो भी है भाई, ये था आज का मॉक टेस्ट, और मार्क्स 79 है, जो कि ठीक है भाई। अगर साइंस का देखा जाए तो साइंस के मैंने ये ऑलमोस्ट सारे ही साइंस के होंगे ना, ज़्यादा तो ना हो तो भी 11 12 तो साइंस के होंगे, एक आधा क्वेश्चन अगर इधर उधर का छूटा हो तो। जीके का छूटा हो एक आधा तो भी, 10+ तो मैंने साइंस के स्किप किए ही किए हैं, उसमें मोस्टली न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो जो कि गलत है ना। अब लास्ट वाला अगर वो ठीक हो जाता तो शायद 80 हो जाते, या फिर पता नहीं वो गलत हुआ है या ठीक हुआ है, आई एम नॉट श्योर। बाकी इसका जब भी आ जाएगा डिटेल एनालिसिस, तो मैं क्या करूँगा इसके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, जो भी क्वेश्चन गलत होंगे ना वो, और जो मैंने स्किप किए हैं वो उसके सही आंसर के साथ। ठीक है, जो गलत हुए हैं वो उसके सही आंसर के साथ में बता दूंगा, जो स्किप किए हैं वो भी बता दूंगा, उसका सही आंसर क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप चेक कर लेना। बाकी भाई ये था आज का मॉक टेस्ट, आई होप कि आप लोग भी अब डेली मॉक टेस्ट लगाएंगे, है ना, और उसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसमें आपको मेरी किसी भी तरह से मदद चाहिए, कैसी भी हेल्प चाहिए, तो आप तुरंत मेरे को मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो पर्सनली। ठीक है, या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो भाई ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप कि आप सब लोग भी मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, और अब डबल स्पीड से चीज़ों को रिवाइज प्लस मॉक टेस्ट लगाना शुरू करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।